नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स प्रीवियस पेपर का चैप्टर वाइज डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और एवरेज हम लोग पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज पार्ट 3 में हम लोग हैं। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, आरआरबी एनटीपीसी का प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ से आप देख सकते हैं, या वीडियो लिस्ट पर भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? आसानी से आपको मिल जाएगी वीडियोस। आप पहले देख लीजिए उन्हें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, और जिन लोगों ने देखा है उन्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी बात कि कैसे हम लोग ओरली अटेम्प्ट करते हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को। और आज भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम मार्कर का इस्तेमाल कम से कम करें और लगभग क्वेश्चंस ओरली अटेम्प्ट करें, है ना। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में मैं जो बोलूँगा उस पर, है ना। और आप इन तरीक़ों का एप्लीकेशन खुद भी करें जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं घर में, है ना। तो ऐसे ही ओरली करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आप ऐसे सीख जाएंगे और आसानी से करने लगेंगे, है ना। और ये कोई भारी चीज़ है नहीं, बड़ा ही आसान है, बशर्ते आप अगर थोड़ा सा मेहनत हमारे साथ करें तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग एवरेज स्टार्ट करना चाहते हैं, एवरेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कल एक बच्चे ने भेजा है, तो इसकी समस्या ये थी कि उस बच्चे ने उस क्वेश्चन का कोई ट्रिक देख रखा है नहीं पर, मतलब ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह में, कहीं भी पता नहीं, और उसने मुझसे कहा कि सर ये ट्रिक मैंने सीखा है पर बताया नहीं गया कि ये ट्रिक क्यों आया है और कैसे आया है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग बस बता दिया कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस बच्चे ने क्या मुझसे शेयर किया है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, पर आप लोग ध्यान देंगे। एक्चुअली क्या है ना कि ये बताने का पर्पज़ मेरा बस ये है कि ट्रिक्स के चक्कर में हम लोग खुद से कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, है ना। ज़रूरी ये नहीं है कि हम कितना ट्रिक्स याद कर पाएंगे अलग अलग क्वेश्चन के लिए, टाइप वाइज क्वेश्चंस, टाइप वाइज ट्रिक, है ना। तो उन समस्याओं के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आइए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है। कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, साथ ही प्रत्येक 9 वस्तु खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। यदि फिर भी उसे 26% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखा गया है। ये प्रश्न है आपका। आप लोगों ने कई बार इस तरह के प्रश्न देखे होंगे। उस बच्चे ने जो ट्रिक मुझसे शेयर किया, वो ट्रिक पहले हम लोग देख लेते हैं। उसने कहा कि सर हम लोग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लें। कैसे लिखें? तो 20% की छूट दे रहा है, 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 की छूट दे रहा है, यानी 5 अगर मार्क प्राइस रहा होगा तो वस्तु बिक रही है 4 रुपये में। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:4 हो गया। फिर उसने कहा कि 9 वस्तु खरीद पर सर 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है, तो यहाँ पर 10 में 1 का छूट हो रहा है। बिल्कुल सही बात, 10 में 1 का छूट हो रहा है। 10 अगर MP रहा होगा तो 1 का छूट यानी 9 में बिका होगा। क्लियर है ना। 9 वस्तु खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त मतलब क्या हो गया? 10 वस्तु के दाम में 1 वस्तु का दाम आपको नहीं लग रहा है, 9 ही वस्तु का दाम पे करना पड़ रहा है, नहीं। अब उसने कहा कि सर हम लोग क्या करें, हम लोग ले लें CP और SP का रेशियो। CP SP का रेशियो क्या होगा? 26% का लाभ है, 26% का मतलब 13/50 होता है। 50 रुपया CP रहा होगा तो 63 रुपया SP रहा होगा। अब उसने कहा कि सर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 में, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 में। ये रेशियो आ जाएगा आपके पास CP और MP का। ठीक है, गुना करेंगे तो ये 50 गुना 36 आएगा, और ये आ जाएगा कितना? 63 गुना 50, 50 50 कैंसिल आ जाएगा। 36 अनुपात 63, 4:7, 4 में 3 का वृद्धि हुआ है, 3/4, यही आपका मार्कअप हो जाएगा। और मार्कअप का वैल्यू आ जाएगा 75%। आपके ऑप्शन में भी 75% है। तो ये तरीका उसने कहा कि सर बताइए, पर वो उसने पूछा मुझसे ये, सर ये क्यों कर रहे हैं। तो आइए जानेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। बड़ा ही आसान है। दुकानदार अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कहाँ पर करेगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा अपने इन्वेस्टमेंट पर, और इन्वेस्टमेंट उसका कितना हो रहा है? 10 वस्तु का, 10 वस्तु दे रहा है ना वो, तो 10 के CP पर वो कैलकुलेट करेगा 126% SP, है ना, 26% का लाभ। और जो व्यक्ति खरीद रहा है वो अपना डिस्काउंट कहाँ कैलकुलेट करेगा? उसको जितना वस्तु का MRP लग रहा है, 9 वस्तु ही खरीदने के लिए गया था वो, तो 9 वस्तु का मार्क प्राइस पर वो डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा 20%, तो वहाँ से SP कितना हो जाएगा? 80%, है ना। उसको 9 का ही दाम पे करना है ना, एक तो फ्री मिल रहा है, तो 9 के MRP पर जो है मार्क प्राइस पर उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये दोनों इक्वल होगा। इधर से भी आपका SP आ रहा है
और इधर से भी आपका एसपी आ रहा है। इस लाइन को लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए है ना, यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो आपको एक बार में दिख रहा है। मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो जाएगा 10 गुना 126 बटे 9 गुना 80। तो घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 7/4, 3/4, यानी यहाँ पर भी आपका मार्कअप हो जाएगा कितना, 75%। ठीक है, ये आप ओरली कर सकते हैं। क्लियर है, ये आपको दिखता भी है, क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। 10 वस्तु पर 126%, 9 पर उधर 80%, है ना। और ये बात तय है कि अगर मार्कअप हमसे पूछ रहा है तो अंकित मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। रेशियो ले लीजिए, जो बड़ा है वो अंकित मूल्य है, जो छोटा है वो क्रय मूल्य है ना, कुछ सोचना है नहीं। अब इसकी बात करते हैं, ये कहाँ से लाया है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसकी बात करते हैं। देखिए हमारे पास 3 चीज़ होती है, सीपी, एमपी और एसपी, है ना। मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट मिलने के बाद वो आएगा किसके बराबर, एसपी के बराबर। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है हमारे पास 2 डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं, एक मिल रहा है 5 पर 1 का, दूसरा मिल रहा है 10 पर 1 का। ठीक है, और सीपी की बात करेंगे हम लोग, तो सीपी जो हमारा प्रॉफिट है, देखिए 13/50, सीपी यदि 50 रहा होगा तो हमारा एसपी कितना रहेगा, 63। अब हम लोग देखते क्या हैं, यहाँ से ये कह रहा है कि एसपी हमारा होना चाहिए 36, ये कह रहा है एसपी हमारा होना चाहिए 63। दोनों जगह एसपी को कर लेते हैं इक्वल। एसपी इक्वल करेंगे, देखिए क्या करना पड़ेगा, 50 गुना 4 गुना 9, 50 गुना 36, है ना। क्लियर, ये देखिए 36 गुना 63 और ये हो जाएगा 50 गुना 63। यहीं से आपको रेशियो मिल रहा है क्या, सीपी, एसपी और एमपी का। क्लियर है, यहाँ से देखिए अगर एमपी और सीपी उठाना चाहें हम लोग तो 50-50 कट जाएगा, 36 और 63। क्लियर है, इसी चीज़ को ऐसा लिख दिया गया है और इसे कहा गया कि ट्रिक है भाई। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का उस बच्चे द्वारा पूछा गया उसकी बात करते हैं। क्लियर है, चलिए सेकंड क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस का उस बच्चे ने पूछा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 3:5। सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 3:5 है ना। और परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो रेशियो है वो हमारे पास है 5:3, है ना। तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए खुद से। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें ये कि आपका तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का। ठीक है, आप वेरिएबल में जाना चाहते हैं या कैसे करते हैं, ठीक, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आइए मेरे तरीकों को देखिए कि कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें। हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रॉफिट अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा, सीपी का प्रॉफिट परसेंट, है ना। सीपी का प्रॉफिट परसेंट मतलब 3 का 5%, 3 गुना 5%। और डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस का डिस्काउंट परसेंट 5 का 3%। तो 3 का 5% और 5 का 3%, है ना। ये लिखने की हालांकि आवश्यकता नहीं थी, दिख रहा था हमको 3×5 = 15, 5×3 = 15, है ना। आप ना ही लिखें तो बेहतर है, परसेंट दोनों तरफ से जाएगा, 15:15, 1:1, ठीक है, 1:1 का रेशियो आ रहा है। क्लियर है, 1:1 का रेशियो। अब एक बात ध्यान से देखिए आप, सीपी, एसपी और एमपी 3 चीज़ें आपके पास है। ये डिफरेंस आपका क्या है, प्रॉफिट अमाउंट है। ये डिफरेंस आपका क्या है, डिस्काउंट अमाउंट है। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों को जोड़ दें, वो सीपी और एमपी के बीच का डिफरेंस हो जाएगा ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफरेंस होना चाहिए कितना, 2 के बराबर। दोनों वैल्यू जोड़िए आप, देखिए 2 के बराबर, अनुपात में भी 2 के बराबर है सीपी और एमपी का डिफरेंस, है ना। इसका मतलब कि हम लोग सीपी को 3 मान लें और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1। अगर नहीं रहता ये डिफरेंस बराबर तो हम लोग मल्टीप्लाई करके कुछ इस डिफरेंस को इक्वल करते। जैसे यहाँ डिफरेंस मान लीजिए इसको लेके चलते हैं, अगर 30 आ रहा होता तो यहाँ भी 30 करते। 30 लाने के लिए इसमें अभी 2 है, 2 को 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये 45 और 75 होता, तब सीपी 45 होता और हमारा प्रॉफिट अमाउंट 15 होता। ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते थे। या अभी आप देखें यहाँ 2 का है, 1 और 1 2, इस दोनों का जोड़ इस दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब सीपी हमारा 3 है और प्रॉफिट अमाउंट हमारा 1 है। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना, 1/3 यानी 33.33%। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा अलग लिखा हुआ है, उसको
अच्छा, यहाँ से नन ऑफ दीज आ रहा है आपके पास। हिंदी वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग लिखा हुआ है, चिन्हित मूल्य का लागत मूल्य से अनुपात, जो कि कदापि संभव नहीं है। चिन्हित मूल्य कभी छोटा नहीं होगा लागत मूल्य से, क्योंकि लागत मूल्य पर प्रॉफिट जोड़ने के बाद और चिन्हित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो चीज़ें आती है वो बराबर होती है, तो उसको यही रहने दीजिए। ये अगर अलग अलग कर दे, जो उल्टा लिखा हुआ है हिंदी में, प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ, यानी ये डिस्काउंट परसेंट 3 दिया हुआ है आपको, डिस्काउंट परसेंट 5 दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट 3 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है ना। तब यदि हम लोग प्रॉफिट अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट का रेशियो ले तो वो कितना आ जाएगा, देखिए 9:25। कितना है ये, 34, तो ये डिफरेंस भी 34 होना चाहिए। यहाँ कितना है, 2 को 34 बनाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 51:85 है ना। यानी 51 रुपया सीपी होगा, तो उस पर 9 रुपया का हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तब कितना प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, 9/51 गुना 100 है ना, 300/17। 3 से कटा दें इसको, 3 तिहाई 9, 300/17। 300/17 भाग दे लीजिए इसको, देखिए 17 के 17, 50 13 130, 17 7 119, हाथ में रहा 11 110, 17 5 85, 17 6 102, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से हम लोग ने देख लिया हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला क्वेश्चन को। आइए अब चलते हैं एवरेज पर, जो हमारा पर्पस था आज पढ़ना, उसे पढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो एवरेज का है, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री है। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार को कितना तापमान। अच्छा, ये क्वेश्चन लगता है रिपीटेड है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया, लेकिन देख लेते हैं फिर भी, ओरली हम लोग इसको करते हैं, देखिए क्या होगा। सोमवार से गुरुवार तक का औसत है 48, उसमें से सोमवार अकेला 42 है। सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन, सोमवार 42 हुआ तो सोमवार अपना 6 छोड़ दिया बाकी लोगों के लिए, है ना। बाकी कितने लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, तो 48 में से सब में 2-2 बढ़ जाएगा, तो बाकी जो आपके पास मंगल बुध बृहस्पति बच गया उसका औसत हो गया 48 2 50। अब मंगल बुध बृहस्पति के साथ शुक्र मिलाते हैं तो आपके पास औसत हो जाता है 52। इसका मतलब जो शुक्र आ रहा है वो अपना 52 तो ला ही रहा है, साथ ही साथ मंगल बुध बृहस्पति में भी 2-2 का वृद्धि हो रहा है, 6 एक्स्ट्रा ला रहा है, तो शुक्र कितना है 58। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 है। यदि उसने भूगोल में 20 और इतिहास में 2 अंक अधिक लिया होता तो उसका औसत 65 हो जाता। अच्छा, 22 अंक बढ़ जाता है ना, 20 और 2 22 अंक अगर बढ़ जाता तो औसत 65 हो जाता है। यानी 22 अंक बढ़ने से सभी विषयों में बढ़ोतरी हो जाती है 2-2 अंक की। 63 से 65 हो रहा है, तो कितने विषय रहे होंगे, 22 भागा 2 11 है ना। 63 से 65 हो रहा है, 2-2 बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि अंक में 22 हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो विषय कितने रहे होंगे 11। 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद के 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया। वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया था, तो वापस 25 हम बढ़ा दें, 50 होना चाहिए था वहाँ, 25 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो और 25 बढ़ाना पड़ेगा। तो और 25 बढ़ाने से योग में औसत में कितना का फर्क पड़ेगा, 25 मद भी हैं, यानी 1-1 का फर्क पड़ेगा। तो पहले औसत 40 था, तो अब कितना हो जाएगा 41। क्लियर है। चलिए, शादी के समय एक औरत था, उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बीत चुका है, तो अब कितनी हो जाएगी उनकी आयु, औसत 28। ठीक, उन दोनों की, पति और पत्नी की औसत हो जाएगी 28। 1 वर्ष का बच्चा भी है उनके पास, अगर बच्चा भी 28 साल का होता तो औसत तीनों का 28 होता। बच्चा 1 ही साल का है, यानी बच्चे ने 27 कम लाया। अगर 28 ही लाता तो कोई दिक्कत नहीं था, 27 कम लाया तो तीनों में कमी हो जाएगी, कितने की, 27/3 यानी 9 की। तो अब औसत कितना है 19 का। क्लियर है। 15 अवलोकनों का माध्य 15, यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 को घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। सभी में समान चीज़ घटा रहे हैं तो औसत में भी उतना ही घट जाएगा, 15 घटा 3 12 हो जाएगा। क्लियर है। एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है, उसके माता पिता एवं दादी की औसत आयु 35 वर्ष है। परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु क्या है, 5 बच्चा 11 वर्ष का। अगर माता पिता दादी भी 11 वर्ष का होता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता दादी है 35 वर्ष का, 11 से कितना अधिक है 24। 3 व्यक्ति जो 24 अधिक है, उसके कारण से 8 लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, 8 या 24 3 9 11 9 20। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें से 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, शेष 14 की क्या होगी। अच्छा, शेष 14 का भी 16 ही होना चाहिए, लेकिन उधर जो 21 निकले हैं उन्होंने अपना छोड़ दिया है, कितना छोड़ा, 16 के बजाय 14 ही लेके गए, तो उन्होंने अपना 2-2 छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया, 21 दूनी 42, वो 42 इन 14 में बांट दीजिए,
तो 3 दिन का वृद्धि हो जाएगा, तो 16 के बजाय कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 10 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 14 संख्या का औसत 9 हो जाता है। अगर हटने वाली संख्या 10 ही होती तो बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी में एक की कमी हो गई, कितने में 14 में, तो 14 गुना 1 एक्स्ट्रा ले गया, 10 + 14 24, हटने वाली संख्या 24 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एक कॉलेज की औसत उपस्थिति सप्ताह के पहले 3 दिनों के लिए 325 और पहले 4 दिनों के लिए 320 है, मतलब पहले 3 दिन का 325 था, चौथा दिन शामिल हुआ 320 हो गया। अगर चौथा दिन भी 325 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चौथे दिन के शामिल होने से चारों में 5-5 की कमी हो गई, यानी 20 कम लाया, 325 से 20 कम लाया तो कितना लाया 305, चौथा दिन 305। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए क्या कहता है। 18 वर्ष के एक व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा बदलने से, मतलब गया 18 उसके जगह पे आया 38, 20 एक्स्ट्रा लाया, 20 एक्स्ट्रा लाने से 5 वर्ष की वृद्धि औसत में होगी, तो आदमी कितना रहा होगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दी गई 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की तिगुनी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दूसरी संख्या पहली की तिगुनी यानी यहाँ रेशियो 1:3 का है, और तीसरी की दोगुनी है, इसका डबल होना चाहिए, तो इसमें 2 से भाग लग नहीं रहा है, इसको 2 से भाग लगाते हैं, इसको 6 बना देते हैं तो ये 2 बन जाएगा। अब ये दुगुना आएगा तो ये 3 हो जाएगा, रेशियो आ गया 2:6:3। तीनों संख्याओं का औसत 77 है, 6 3 9 2 11, 11/3 का वैल्यू 77 है, यानी 11 का वैल्यू 77 गुना 3 है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, दूसरी संख्या हमसे पूछा है 21। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, यानी शेष 12 लड़कियां हैं, उनका प्राप्त अंकों का औसत पूछा है। अगर वो 12 लड़कियां भी 16 औसत की होती तो कोई फर्क औसत पर नहीं पड़ता, पर उन 12 लड़कियों के आने से सभी 30 में 2.1 की वृद्धि हो गई, यानी वो 12 लड़कियां 16 + 30 गुना 2.1 लाई है एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा उन 12 में बांट दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 6 5 30, 6 दूनी 12 है ना, 21 5 105/2, 5.25, 21.25। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, जो उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है, मतलब भाषा जोड़ने पर औसत में 0.75 की कमी हो जाती है। कितने विषयों में, तो पहले 3 विषय था, एक विषय भाषा का आया 4 विषयों में, इसका मतलब पूरे में 0.75 गुना 4, 3 की कमी हुई होगी। 89 लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही 3 कम लाया है, इसीलिए औसत में 0.75 की कमी हो गई है। तो लाया कितना है 89 घटा 3 यानी 86, भाषा का अंक है 86। एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय का औसत 735 था, एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब औसत आय कम होकर 650, मतलब जो जा रहा था वो 735 ही लेकर के जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जाने से बाकी 3 में 85 की कमी हो जाती है ना, तो 85 3 एक्स्ट्रा ले गया ये 3 लोगों से, तो ये देखिए कितना है 85 गुना 3, 240, 5 15, 255, 255 जोड़ 735, 990, जाने वाला 990 है। ठीक है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी था मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ गया है, जनवरी में 5,000 था तो फरवरी में 5,000 और बढ़ गया, मार्च में 5,000 और बढ़ गया है ना। क्लियर है, इसका मतलब अगर फरवरी मार्च दोनों में 5,000 ही रहता जनवरी के बराबर तो हमारा औसत 5,000 ही रहता, लेकिन फरवरी में 5,000 बढ़ा है और मार्च में 5 10,000, 3 महीने में 15,000 बढ़ा है, तो औसत में कितना बढ़ जाएगा 15,000/3 यानी 5,000, तो औसत आपका कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर है। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनके माता की आयु भी जोड़ी जाए तो औसत में 5 वर्ष की बढ़त हो जाती है। माता यदि 12 वर्ष की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माता के आने से 4 1 5 लोगों में 5 की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई, तो 12 + 25 माता कितने की है 37 वर्ष की। क्लियर है। 20 संख्याओं का औसत 54 है, यदि एक संख्या 54 है तो इसे निकाल लेने से औसत कितना होगा। अच्छा, औसत के बराबर जो है उसको निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी का भी 54 ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी, सब में 10-10 साल बढ़ जाएगा, 55 हो जाएगा औसत। ठीक है। 25 परिणामों का औसत 18 है, इनमें से पहले 12 का औसत 14 और पिछले 12 का औसत 17 है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, है ना। यहाँ देखिए छूटा हुआ है बीच वाला, है ना, पहला 12 18 के बजाय 14 ले गया, 4 छोड़ दिया, तो जो छूटा हुआ है वो भी 18 ही रहता है, लेकिन उसमें पहला 12 का 12 चौके 48 जुट जाएगा और
अंतिम 12 का एक छोड़ दिया है, 12 जुड़ जाएगा, 48 12 60 18 78, तो छूटा हुआ है वो 78 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलिए, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक भी 10 साल का होता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षक के आने से 24 और 1 सभी 25 लोगों में एक एक की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक कितने साल का है? 35 साल का। क्लियर है, चलिए। सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर, बाकी 2 दिन का पता नहीं, ठीक है, कि दूरी तय करता है। 2 दिनों में उसे, बाकी 2 दिनों में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रति सप्ताह उसका औसत 4 किलोमीटर का हो जाए। अच्छा, औसत 4 किलोमीटर का हो जाए तो इन दोनों में भी औसत 4 का ही रखना पड़ेगा। अब इधर देखिए, अगर इधर ज़्यादा है इधर कमी करनी होगी, इधर कमी है तो इधर ज़्यादा। इधर देखिए क्या हो रहा है, 3 और 5, ये एक कम था तो ये एक ज़्यादा, खत्म। 4 यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3.5 0.5 कम, 4.5 0.5 ज़्यादा, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ा। औसत आपका 4 ही रखना चाहिए, बाकी 2 दिनों में 4-4 किलोमीटर ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल कितना है? 3.2 है। शेष 40 ओवरों में रन रेट कितना रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य हो? अच्छा, तो पहले मैं 32 रन ही बनाया 10 ओवर में 3.2 के रेट से, तो 282 में 32 रन बच चुका है और 250 रन बनाना है कितना ओवर में? तो 40 ओवर में 250 में 40 से कर दीजिए भाग, कितना आ जाएगा? 6.25। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई समस्या हो रही है आपको समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।